नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है आप सभी का। और हम साथियों बात कर रहे थे अनुसूचियों के बारे में। तो KR कड़वासरा जी, गौरव शंकर जी, वंदना जी, आशीष जी, धर्मेंद्र जी, RR साहब, भरत जी, सबको नमस्कार। और स्क्रीन में इतने फास्ट फास्ट जा रहे हैं। हाँ, नरेंद्र जी सही कह रहे हैं, किस्मत साथ देती या नहीं देती है, काबिलियत जरूर साथ देती है। एकदम बात सही कह रहे हैं साथियों। किस्मत पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। एक मेरे मित्र ने लिखा है, इसलिए मैं भी उनके लिए कुछ पंक्तियां कह देता हूं, जरा सुन लीजिएगा। मुश्किलों से जो डरते हैं, मैंने शायद पहले भी आप लोगों के सामने इस प्रकार की पंक्तियां रखी हो साथियों, लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूं, मुश्किलों से जो डरते हैं वो जलीलो खार होते हैं। मुश्किलों से जो डरते हैं वो जलीलो खार होते हैं। बदल दे वक्त की तकदीर, बदल दे वक्त की तकदीर, वे खुददार होते हैं। बदल दे वक्त की तकदीर, वे खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं उन ना खुदाओं के भरोसे पर। जो किस्मत पर विश्वास करते हैं ना, हजारों डूबते हैं उन ना खुदाओं के भरोसे पर, मगर जो खुद अपना चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। वो अक्सर पार होते हैं साथियों, मगर खुद अपना चप्पू चलाते हैं, अर्थात जो मेहनत करते हैं उन्हें पार होने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। तो किस्मत का रोना नहीं रोना है, हमें अपनी मेहनत पे भरोसा करना है, जरूर सफलता मिलेगी। राज पुनिया जी क्या कह रहे हैं, क्या बेचकर क्या खरीदे हम फुर्सत में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो बहुत अच्छी पंक्तियों के साथ मुझे लग रहा है कि हमारी शुभ शुरुआत हो गई है। हम अनुसूचियों पर बात कर रहे थे साथियों, शेड्यूल्स पर बात कर रहे थे, और 8 अनुसूचियां हम लोग पढ़ चुके हैं। सही कह रहा हूं, 8 शेड्यूल हम लोग पढ़ रखे हैं। आज हम लोग उन अनुसूचियों पर चर्चा करने जा रहे हैं साथियों जो संविधान में बाद में जोड़ी गई। 9, 10, 11 और 12 4 अनुसूचियों पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद में समय मिलते ही हम लोग भारत के संविधान की प्रस्तावना, जिसके बारे में लगातार आपके प्रश्न आ रहे हैं, प्रस्तावना पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो साथियों बस अब आपका अभिवादन मैंने मान लिया है, बस आप थोड़ा सा ढंग से पढ़ लीजिएगा। अनुसूचियों से संबंधित प्रश्नों का स्वागत रहेगा, अच्छे प्रश्नों का जरूर मैं जवाब दूंगा। सच्चाई नगरी ओशिया जी की माता जी को नमस्कार करता हूं। जटाराम जी, मैं आके गया हूं अभी थोड़े दिन पहले ही। तो अब 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल, आ जाइए साथियों। 9वीं अनुसूची पर बात कर रहे हैं। अब अपने पास केवल 1 घंटा और 28 मिनट बचे हैं और एकदम टू द पॉइंट बात करनी है साथियों, राइट। तो 9वीं अनुसूची में क्या उल्लेखित है, यहां से बड़े अच्छे प्रश्न बनते हैं और विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूजन में रहता है, रटने की कोशिश करता है, इस वजह से यहां दिक्कत आती है साथियों। 9वीं अनुसूची में उन कानूनों का उल्लेख है, उन विधियों का उल्लेख है जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते हैं। मोटे तौर पर, प्रथम तौर पर ऐसा ही लिखना है। तो क्या लिखेंगे 9वीं अनुसूची में, लिखिएगा, इसमें उन विधियों का उल्लेख है, इसमें उन विधियों का उल्लेख है जिन्हें देख लीजिएगा ढंग से, प्रश्न इसी से रिलेटेड होने चाहिए, ध्यान रखना, जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है, चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रथम तौर पर यही बात लिखनी है साथियों, जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। हंसराज जी, तिवारी जी, शंकरी प्रसाद वाला केस भी आज चर्चा में लाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। बस मुझे ये बहुत अच्छा लगता है जब आप टू द पॉइंट बात करते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें साथियों। देखिए, ये संवाद वाली क्लास है और अगर आज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो साथियों इस क्लास का कोई मतलब नहीं रहेगा, इसलिए एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करना। क्या है, इसमें उन विधियों का उल्लेख है जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। साथियों इसमें उल्टा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, और लैंग्वेज चेंज होने से कई बार हमारे जो मित्र लोग हैं वो गलत कर देते हैं, बड़ा दुख होता है।
साथियों, उसकी जगह पर ऐसा भी लिखा आ सकता है कि इसमें उन कानूनों का उल्लेख है जिनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। बोथ आर सेम थिंग। 9वीं अनुसूची में उन विधियों का उल्लेख है, उन कानूनों का उल्लेख है जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते, या उन विधियों का उल्लेख है जिनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। दोनों प्रकार की बातें लिखी हुई आ सकती है। अब मैं चाहूंगा कि हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। कॉन्सेप्ट क्या है जरा देखिएगा। साथियों, हम लोगों ने ये बार बार पढ़ा है कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उस सरकार के 3 अंग होते हैं। एक एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है साथियों, सॉरी पहले लेजिस्लेचर लिख देता हूं। एक लेजिस्लेचर होता है जिसे हम लोग व्यवस्थापिका कहते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है जिसे हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। एंड थर्ड जुडिशरी होती है। कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दीजिएगा साथियों। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछेगा। भूमि सुधार, फर्स्ट अमेंडमेंट, सारी बातें पढ़ेंगे। बस आप टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा, बड़ा आनंद आने वाला। साथियों, आप लोग जानते हैं लेजिस्लेचर का काम क्या है? विधि का निर्माण करना, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉ is the basic duty of the legislature. You are aware about all these things. And what is the function of the executive? Executive क्या करेगी? व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है उन कानूनों को इंप्लीमेंट करना, यानी लागू करना, विधि को लागू करना, विधि को लागू करना, ठीक है साथियों। इस डायग्राम से हम बहुत भली भांति परिचित है। जुडिशरी क्या करती है साथियों? निगरानी रखती है। निगरानी, जो पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों वो बहुत ध्यान से समझिएगा। लेजिस्लेचर यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी यानी न्यायपालिका, राइट। न्यायपालिका किस बात की निगरानी करती है, ये आपका प्रश्न हो सकता है। साथियों, न्यायपालिका, मैं बहुत धीमे स्पीड कर रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट है इसमें। हाँ सरोज जी, कृषि कानून के बारे में भी आप प्रश्न पूछेगा, इससे रिलेटेड है, आप पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर मुझे एक बार कॉन्सेप्ट को रखने दीजिए। न्यायपालिका सबसे पहले ये देखती है कि ये जो व्यवस्थापिका है, इस व्यवस्थापिका ने जो विधि बनाई है वह विधि संविधान के अनुसार है या नहीं है। साथियों, आप इस बात से बड़े अच्छे ढंग से परिचित हैं कि जब न्यायपालिका किसी विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर करती है तो उसे हम लोग न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं, उसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। न्यायपालिका जब किसी विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन, उसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। साथियों, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात साथियों, यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि व्यवस्थापिका ने जो विधि बनाई है वह विधि संविधान के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उस विधि को शून्य घोषित कर सकती है। ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं साथियों। बहुत ध्यान से पढ़ना। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो मुझे बता देना। मैंने अपनी स्पीड को बहुत कम कर रखा है। मुझे सारे आपके जो प्रश्न है वो मुझे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर वक्त आने दीजिए, सबका जवाब आज ही जवाब देंगे। वापस बोलूं, न्यायपालिका 2 काम करती है। नंबर 1, न्यायपालिका ये देखती है कि व्यवस्थापिका ने जो विधि बनाई है वह विधि संविधान के अनुसार है या नहीं है। न्यायपालिका के इस पावर को हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। न्यायपालिका को जब लगता है कि कोई विधि संविधान के अनुसार नहीं है तो न्यायपालिका उस विधि को शून्य घोषित कर सकती है, उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, उस विधि को रद्द घोषित कर सकती है। न्यायपालिका के इस पावर को जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं साथियों। यहां तक ठीक है। ये तो एक कॉन्सेप्ट है, उस पर हमने पहले दिन भी चर्चा करी थी। इस कॉन्सेप्ट पर हमने पहले दिन भी चर्चा करी थी साथियों। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात देखिए साथियों,
बहुत ध्यान से सुनना, हमारा संविधान 26 जनवरी 50 को लागू हुआ कंप्लीटली। आप सुनते रहना, जहां लिखवाना है मैं जानता हूं कहां लिखवाना है, मैं लिखवा दूंगा साथियों। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और आप ये भी जानते हैं कि हमारी संविधान सभा जो है उस दौरान अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी, इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में काम कर रही थी, प्रोविजनल पार्लियामेंट अस्थायी संसद के रूप में काम कर रही थी। ये सब बातें आप जानते हैं, ठीक है साथियों, सुनते रहना, एकदम अच्छा सा प्रश्न बनने वाला है। संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। साथियों, पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की थी कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। राज्य सूची भूमि राज्य सूची का विषय है, कृषि राज्य सूची का विषय है। अभी एक मित्र ने प्रश्न भी पूछा था, आप चिंता मत कीजिएगा, अभी इसका जवाब मिलेगा। भूमि और कृषि राज्य सूची का विषय है। साथियों, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ही काम कर रही थी और जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री, काम चलाऊ प्रधानमंत्री, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे थे और तब तक काम करते रहे जब तक कि देश में नए चुनाव होकर नई सरकार नहीं बन गई, तब तक वो ऐसे ही काम करते रहे। इसी प्रकार की सेम स्थिति राज्यों में भी थी। राज्यों में भी अलग अलग राज्य सरकारें थी, वहाँ पर भी मुख्यमंत्री काम कर रहे थे, वहाँ पर भी काम चलाऊ व्यवस्थापिका काम कर रही थी। कुछ राज्यों ने अपने राज्यों में जनता को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए, जो भूमिहीन जो लोग थे उनको भूमि उपलब्ध करवाने के लिए भूमि सुधार कानून बनाए। क्या बनाए साथियों? भूमि सुधार कानून। अभी एक मित्र ने प्रश्न भी पूछा था भूमि सुधार कानून के बारे में, तो मैं एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। मेरी कोशिश यह रहेगी कि इससे संबंधित आपके एक एक प्रश्न का जवाब दिया जाएगा, ठीक है साथियों। एक्चुअली में देश की आजादी के समय हमारे देश में स्थिति ये थी कि अधिकांश लोग खेती तो करते थे लेकिन खेती के मालिक नहीं थे, जमीन के मालिक नहीं थे। साथियों, आप लोगों ने शब्द सुन रखा है हिंदी का काश्तकार। हमारे जो यूपी और बिहार के जो मित्र हैं वो इस शब्द से परिचित होंगे। हाँ, लिखना है, मैं सब लिखवा दूंगा, करण सिंह जी चिंता मत कीजिए। एक शब्द होता है काश्तकार, राजस्थान में हमारे यहां पर कहा जाता है कृषा। कृषा कहो चाहे काश्तकार कहो, कृषा ऐसे लोगों को कहा जाता है जो खेती का काम तो करते हैं लेकिन खेत के मालिक नहीं होते हैं। कृषा या काश्तकार ऐसे लोगों को कहा जाता है जो खेती का काम तो करते हैं लेकिन खेत के मालिक नहीं होते। साथियों, जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय अधिकांश लोग खेती का काम तो करते थे लेकिन खेत के मालिक नहीं थे। खेत के मालिक नहीं थे। भारत के संविधान की प्रस्तावना ये कहती है, आज चर्चा कर लेंगे समय मिलते ही, कि हम लोगों को सामाजिक न्याय देंगे, हम लोगों को आर्थिक न्याय देंगे। काहे का सामाजिक न्याय, काहे का आर्थिक न्याय? लोग खेती का काम करते हैं, अपनी आजीविका का स्रोत खेत है लेकिन खेत के मालिक नहीं है। तो इस प्रकार की जब स्थिति थी साथियों, तो अलग अलग राज्य सरकारों ने राज्य सूची का विषय होने के कारण कुछ भूमि सुधार कानून लागू किए। भूमि सुधार कानून के अंतर्गत इन राज्य सरकारों ने क्या किया साथियों? जिन लोगों के पास ज्यादा भूमि थी उनसे भूमि ले ली। कुछ कानून बनाए गए, चकबंदी का कानून बनाया गया, एक व्यक्ति के पास अधिक से अधिक कितनी जमीन हो सकती है, इस प्रकार के कानून बनाए गए। भूमि सुधार कानूनों के अंतर्गत जिन लोगों के पास अधिक भूमि थी, अलग अलग राज्यों ने अपने अलग अलग नियम बनाए। किसी ने कहा कि 40 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किसी ने कहा 60 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, किसी ने कहा 80 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार के कानून बनाए गए अलग अलग राज्यों के द्वारा। साथियों, ये जो कानून बनाए गए बहुत पवित्र उद्देश्य से बनाए गए थे। सरकारों की इच्छा थी कि लोगों को जो भूमिहीन है उनको भूमि उपलब्ध करवाई जाए। हुआ क्या?
लोग पहुंच गए कोर्ट। कोर्ट क्यों पहुंच गए साथियों, आप देखेंगे, आगे समझेंगे, आपको आगे लिखवाएंगे कि हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार के रूप में था। मेरे पास 1000 हेक्टेयर भूमि है, मेरी भूमि सरकार छीन रही है भूमि सुधार कानून के तहत, तो मैं क्या चला गया, कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाकर कहा कि मेरे तो संपत्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, सरकार इस प्रकार के कानून बना रही है जिससे मेरे खेत लिए जा रहे हैं। कोर्ट ने क्या किया साथियों, कोर्ट ने इस प्रकार के भूमि सुधार कानूनों को रद्द करना शुरू कर दिया। सरकार के सामने बड़ी दिक्कत हो गई। सरकार के सामने दिक्कत इसलिए हो गई, सरकार कह रही है हम तो लोगों को न्याय उपलब्ध करवाना चाहते हैं, इसलिए हमने भूमि सुधार कानून बनाए, और उन भूमि सुधार कानूनों को सरकार ने बड़े अच्छे उद्देश्य से बनाए, और कोर्ट क्या कर रहा है, उन कानूनों को रद्द कर रहा है मेरे साथियों। उस समय संपत्ति का अधिकार था, एकदम बात सही कह रहे हैं, तो कोर्ट रद्द कर रहा है साथियों। कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का अभी लिखूंगा, चिंता मत कीजिएगा। कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के द्वारा इस प्रकार के जो भूमि सुधार कानून बनाए उन कानूनों को रद्द कर दिया। पटना हाईकोर्ट ने कहा नहीं, आप इस प्रकार के भूमि सुधार कानून नहीं बना सकते हैं, आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, लोगों के संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते, ऐसा पटना हाईकोर्ट ने कहा। अभी मैं लिखवाने वाला हूं साथियों। इधर साथियों उत्तर प्रदेश का जो मामला था, जिसे संयुक्त प्रांत के नाम से उस समय जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंसेस के नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश के मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो भूमि सुधार कानून बनाए, जैसे बिहार ने बनाए, वैसे के वैसे भूमि सुधार कानूनों को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा बहुत बढ़िया कानून है, ऐसे कानून होने चाहिए। अरे यार गजब कर दिया। हमारे बिहार में बिहार सरकार के कानूनों को पटना हाईकोर्ट ने कहा लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, नहीं बना सकते। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा बहुत बढ़िया कानून है, ऐसे कानून होने चाहिए। कमाल है, एक हाईकोर्ट कुछ कह रहा है, दूसरा हाईकोर्ट कुछ कह रहा है। साथियों अलग अलग हाईकोर्ट एक ही विषय पर अगर अलग अलग निर्णय दें, विपरीत निर्णय दें, तो लोगों की न्याय में आस्था क्या होती है, कम होती है साथियों। सरकार के सामने बड़ी प्रश्न खड़ा हो गया, अब क्या करें। तो कुछ बातें आप नोट डाल के लिखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है साथियों, मैं इसको पूरा और समझाऊंगा। नोट डाल के लिखिएगा। पहला नोट डाल के लिखिए, भूमि सुधार कानून। पहला नोट डाल के लिखिए, भूमि सुधार कानून इसी अनुसूची से संबंधित है। भूमि सुधार कानून इसी अनुसूची से संबंधित है। भूमि सुधार कानून इसी अनुसूची से संबंधित है। इसी अनुसूची से संबंधित है। भूमि सुधार कानून इसी अनुसूची से संबंधित है। राइट साथियों, अगला नोट डालिए। अगला नोट डाल के लिखिए, कामेश्वर सिंह, ये कामेश्वर सिंह एक जमींदार थे और ये संविधान सभा के भी मेंबर थे, ठीक है। तो नोट डाल के लिखिए, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, कोष्टक में लिख देना 1951। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, कोष्टक में लिखिए 1951। बस रवीना जी लिखना शुरू ही किया है, लिख दीजिएगा। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, कोष्टक में लिखिए 1951 के मामले में पटना उच्च न्यायालय, मेरे बिहार वाले साथियों ध्यान से सुन लेना, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं है, किसका है, पटना उच्च न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के भूमि सुधार कानूनों को पटना उच्च न्यायालय ने
पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के भूमि सुधार कानूनों को संविधान के विपरीत मानते हुए रद्द कर दिया। संविधान के विपरीत मानते हुए रद्द कर दिया। संविधान के विपरीत मानते हुए रद्द कर दिया। एक तरफ कामेश्वर सिंह जी थे, एक तरफ बिहार राज्य था, तो बनाम का मतलब वर्सेज होता है, एक पार्टी ये एक पार्टी ये। पटना उच्च न्यायालय ने कहा ये इस प्रकार के कानून गलत है। बिहार की सरकार भागकर गई किसके पास? भारत सरकार के पास, कि सर ये क्या कर दिया आपने, क्या कोर्ट्स को पावर दे दिया, हम तो कोई अच्छे कानून बना रहे हैं और कोर्ट हमारे इन कानूनों को रद्द कर रहा है। सरकार के पास बिहार की सरकार गई। लेकिन इसी दौरान उत्तर प्रदेश के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट कहता है अरे ये तो कानून बहुत बढ़िया है, ऐसे कानून होने चाहिए, इस प्रकार के कानून तो लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय उपलब्ध करवाते हैं, ऐसे कानून होने चाहिए। तो अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा जो भूमि सुधार कानून बनाए गए अपने अपने राज्यों में, एक सरकार एक का हाईकोर्ट कह रहा बहुत अच्छा कानून, दूसरा हाईकोर्ट कह रहा बहुत खराब कानून, ऐसे कैसे हो सकता है? तो सरकार के सामने दिक्कत खड़ी होगी। सभी राज्य सरकारें भाग कर गई भारत सरकार के पास और कहा कि सर ये क्या हो रहा है, आपने जो संविधान बनाया उस संविधान के तहत हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम लोगों को न्याय दें, लेकिन ये तो कोर्ट जिसको पावर आपने दिया है, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करके इन कोर्ट्स को पावर दिया, ये कोर्ट तो हमारे ही कानूनों को रद्द कर रहे हैं, सर कुछ कीजिए। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। बिहार सरकार कहां गई? सुप्रीम कोर्ट में गई कि पटना उच्च न्यायालय ने यह क्या कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था साथियों। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक निर्णय नहीं आया था। क्या निर्णय आएगा ये भविष्य के गर्भ में था। इसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने संविधान में पहला संशोधन करने का निर्णय लिया और साथियों मई 1951 में प्रथम संविधान संशोधन विधेयक संविधान सभा जो कि संसद के रूप में काम कर रही थी उसमें रख दिया। उसमें रखा तो भारी विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ? 2-3 कारणों से विरोध हुआ। पहला कारण साथियों एकदम ढंग से समझ लेना। पहला कारण कि साहब ये आप संविधान में संशोधन कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? पंडित नेहरू ने पूछा कि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपकी संसद अभी काम चलाऊ संसद है, ये कोई जनता द्वारा निर्वाचित संसद थोड़ी है, इसलिए आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। ये पहली बात कही। दूसरी बात कही अरे न्यायपालिका के न्यायिक पुनरावलोकन को आप कम करने जा रहे हैं। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा न्यायपालिका की पावर कम हो जाएगी, आप ऐसा मत कीजिएगा। पंडित नेहरू जी की सरकार ने आव देखा ना ताव देखा, प्रथम संविधान संशोधन विधेयक रख दिया और 16 दिन के अंदर अंदर जून 1951 में पारित हो गया साथियों। और ये पहला संविधान संशोधन उस संसद ने किया जो संसद नहीं थी, काम चलाऊ संसद थी, प्रोविजनल पार्लियामेंट थी। प्रोविजनल पार्लियामेंट के द्वारा, इंटरिम पार्लियामेंट के द्वारा, अंतरिम संसद के द्वारा किया गया एकमात्र संविधान संशोधन यही है। और यह संविधान संशोधन करके संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। कुछ अनुच्छेद भी जोड़े गए जो बार बार मित्र पूछ रहे हैं, उन सब का मैं जवाब देना चाहूंगा। नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिए। जून 1951 में जून 1951 में अंतरिम संसद द्वारा, इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद द्वारा संविधान में प्रथम संशोधन किया गया। संविधान में प्रथम संशोधन किया गया। संविधान में प्रथम संशोधन किया गया। संविधान में प्रथम संशोधन किया गया।
संविधान में प्रथम संशोधन किया गया। इसी में लिखिए, इस संशोधन के द्वारा संविधान में संविधान में 31A व 31B, ये दोनों कैपिटल लिखना। कैपिटल का मतलब नया अनुच्छेद होता है। तो जो मेरे मित्र पहली बार पढ़ रहे हैं क्लास में, तो कैपिटल का मतलब नया अनुच्छेद होता है, और अगर छोटा होता है तो इसका मतलब इस अनुच्छेद का भाग है। तो लिखिए, इस संशोधन के द्वारा संविधान में 31A व 31B नामक नए 2 अनुच्छेद जोड़े गए। 31A व 31B नामक 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 31A व 31B नामक 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 31A व 31B नामक 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए। ठीक साथियों, ये एक नोट डाल दिया। मेरे हिसाब से आपने बहुत ढंग से लिख दिया होगा। एक और नोट डाल के लिखिए, अनुच्छेद 31B, बहुत ढंग से लिखिएगा। अनुच्छेद 31B में ये उल्लेखित है कि अनुच्छेद 31B में ये उल्लेखित है कि अनुच्छेद 31B में ये उल्लेखित है कि कुछ कानूनों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कुछ कानूनों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कुछ कानूनों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। कुछ कानूनों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इसी में लिखना है। इसी नोट में लिखिएगा, उन कानूनों का उल्लेख 9वीं अनुसूची में है। उन कानूनों का उल्लेख 9वीं अनुसूची में है। उन कानूनों का उल्लेख 9वीं अनुसूची में है। 9वीं अनुसूची में। ठीक है साथियों, चिंता मत कीजिए, एक एक बात को देखेंगे, बहुत ढंग से सुनना। देखिए, हम अनुसूचियों पर बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए अपना आपको अनुसूचियों तक हमको सीमित रखना पड़ेगा। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया। 31A और 31B नाम के अनुच्छेद जोड़े गए। 31A फिलहाल हम लोग नहीं देख रहे हैं, जब मौलिक अधिकार देखेंगे तब आपको बताएंगे। 31B में लिख दिया, क्या लिख दिया? अब देखिए, जो मेरे मित्र लोग अनुच्छेद और अनुसूचियों में जो फर्क समझना चाहते हैं, मेरे हिसाब से बेस्ट एग्जांपल आपके सामने आ रहा है। अनुच्छेद 31B जोड़ दिया और 31B जोड़कर उसमें लिख दिया कि कुछ ऐसे कानून होंगे जो भले ही संविधान के विपरीत हो, लेकिन उनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। साथियों, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, 31B में क्या लिखा हुआ है? कुछ ऐसे कानून होंगे जो भले ही संविधान के विपरीत हो, लेकिन उन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात कहां लिखी हुई है? 31B में लिखी हुई है। फिर तो 9वीं अनुसूची क्या है, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं साथियों। वे कौन कौन से कानून होंगे जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है? उनको पढ़ना है तो कहां जाइए? उनको पढ़ना है तो 9वीं अनुसूची में जाइए साथियों, ये कहना चाह रहा हूं मैं।
31B में लिखा हुआ है कुछ ऐसे कानून होंगे जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है, चाहे वो भले ही संविधान के विपरीत हो, चाहे वो भले ही संविधान के साथ इनकंसिस्टेंट हो, फिर भी आप उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते। ये 31B में लिखा हुआ है। कौन कौन से कानून है, उनका उल्लेख कहां पर है साथियों? 9वीं अनुसूची में है, 9th शेड्यूल में है साथियों। ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। पता है साथियों, मैं आपको ये सब बातें क्यों रख रहा हूं आपके सामने? क्योंकि मुझे मालूम है साथियों, आपने बहुत ढंग से पढ़ रखा है कि 9वीं अनुसूची में उन कानूनों का उल्लेख है जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन जरा कल्पना कीजिए साथियों, किस बात की कल्पना करें? एक कल्पना कीजिए कि आपसे सीधा प्रश्न पूछ ले, कुछ ऐसे कानून हैं जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते हैं, ये प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? अब अनुच्छेद तो पता ही नहीं है, अनुसूची तो पता है। साथियों, अनुच्छेद और अनुसूची में क्या फर्क है जरा देख लीजिए। अनुच्छेद में लिखा हुआ है कुछ ऐसे कानून हैं जिन्हें न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते हैं। और कौन कौन से कानून हैं आप मुझे पूछोगे, ये देखना है तो 9वीं अनुसूची में जाइए। कौन कौन से कानून हैं वो देखना है तो 9वीं अनुसूची में जाइए। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे साथियों, क्या प्रश्न पूछे कि वो कौन सी अनुसूची है जिसमें उन कानूनों का उल्लेख है जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते, तब तो आंसर होगा 9वीं अनुसूची। और अगर प्रश्न पूछे कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह लिखा हुआ है कि कुछ कानूनों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते, तो आंसर होगा 31B। साथियों, इस तरह से अपने को पढ़ना पड़ेगा, इस तरह से पढ़ना पड़ेगा साथियों। ये इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 31B में और 9वीं अनुसूची में क्या संबंध है, ये मैंने बतलाने की कोशिश की है। 9वीं अनुसूची जो है साथियों, इस 9वीं अनुसूची को ताकत मिलती है अनुच्छेद 31B से, ये मैं कहना चाह रहा हूं साथियों। जैसे ही प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ, लोग पहुंच गए कोर्ट में। अभी एक मित्र ने प्रश्न भी पूछा था कि साहब शंकरी प्रसाद वाला मामला क्या है? शंकरी प्रसाद वाला मामला यही है साथियों। जैसे ही प्रथम संशोधन किया गया, लोग पहुंच गए कोर्ट में। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया 1951 में इसे चैलेंज किया गया, प्रथम संविधान संशोधन को। नोट डालिए, लिखिए और फिर वापस समझते हैं। लिखिएगा, नोट डाल के लिखना है साथियों। प्रथम संविधान संशोधन को प्रथम संविधान संशोधन को शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, कोष्टक में लिखना 1951। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, कोष्टक में लिखिएगा 1951 के मामले में चुनौती दी गई। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, कोष्टक में लिखना 1951 के मामले में चुनौती दी गई, ठीक है साथियों, चुनौती दी गई। अब सुनिए, चुनौती क्यों दी गई? आप चाहें तो लिख भी सकते हैं चुनौती के कारण, ताकि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। चुनौती के कारण, चुनौती किस आधार पर दी गई? चुनौती के आधार, चुनौती क्यों दी गई? नंबर 1, किस वजह से? आपको किसने कहा अमेंडमेंट करने को? आपके पास पावर कहां से आया? आप तो खुद तो काम चलाऊ संसद है, काम चलाऊ संसद को यह पावर कहां से आया? ये पहला, अंतरिम संसद को, यह पहला आधार है। अंतरिम संसद को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है। संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है। यह पहला आधार बना साथियों, जिसके आधार पर चुनौती दी गई। अरे निहारिका जी, बनाम का मतलब है वर्सेस। मैं अगर आपके खिलाफ मैं केस करता हूं तो निहारिका वर्सेस दिनेश गहलोत,
ठीक है, आप भारत सरकार के खिलाफ में केस करते हो तो न्यायिका वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया, बनाम बहुत सामान्य सी चीज है। तो अंतरिम संसद को संविधान संशोधन का अधिकार नहीं है, ऐसा पहला कहा गया। ठीक, दूसरी बात साथियों, यह संविधान संशोधन न्यायपालिका की पावर को कम करता है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को कम करता है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कम करता है, की शक्ति कम करता है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को कम करता है। साथियों, कैसे कम करता है? अरे न्यायपालिका के आपने हाथ बांध दिए यार। न्यायपालिका को इस बात का पावर है, किस बात का पावर है? न्यायपालिका को इस बात का पावर है कि वह किसी भी विधि की समीक्षा संविधान के आधार पर कर सकते हैं। ठीक है, और आप कह रहे नहीं नहीं, कुछ कानून ऐसे होंगे जिनकी न्यायपालिका समीक्षा नहीं करेगी। कमाल कर दिया यार, ये तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को क्या करता है? कम करता है। एक तरह से आप न्यायपालिका की ताकत को क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। और पता है साथियों, तीसरा क्या कारण था? तीसरा कारण था कि यार मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ में बिहार की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है। सुप्रीम कोर्ट अभी विचार कर रहा है ना। आप बीच में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्यों कर रहे हैं अमेंडमेंट? अरे सुप्रीम कोर्ट को विचार तो करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट बता देगा कि सही है कि गलत है, पटना उच्च न्यायालय ने सही कहा गलत कहा, सुप्रीम कोर्ट तो विचार तो करने दीजिए। नहीं 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 नहीं, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार नहीं करेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिया साथियों? अमेंडमेंट कर दिया है। उच्चतम न्यायालय में मामला विचाराधीन है। उच्चतम न्यायालय में मामला विचाराधीन है, तो यार बीच में क्यों कूद रहे हो? जब उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है तो आप थोड़ा वेट तो कर लीजिए। पता है क्या हुआ? पंडित नेहरू जी ने साफ साफ शब्दों में कह दिया। उन्होंने कहा इंतजार नहीं होता। सदियों से मेरे देश की जनता इंतजार कर रही है। सदियों से मेरे देश की जनता गुलामी में जी है। सदियों से मेरे देश की जनता खेती का काम करती रही है, लेकिन खेती का मालिकाना हक नहीं रहा है। इसलिए मेरी जनता अब इंतजार नहीं करेगी, किसी का इंतजार नहीं करेगी। सदियों से इंतजार कर लिया, अब बहुत हो गया इंतजार। और संविधान में क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। और संशोधन किया तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया के मामले में 1951 में इसे चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अंतरिम संसद को भी संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंतरिम संसद को भी संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से इस संविधान संशोधन में कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को सही मान लिया साथियों। ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया बहुत महत्वपूर्ण मामला है जो मैंने आपके सामने रखा। मेरे हिसाब से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। साथियों, बड़ी विडंबना ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि भाई कोई बात नहीं, सही है, आप कुछ कानूनों को डाल दीजिए जो आपको लगता है कि बहुत जरूरी है और आप चाहते हो कि न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रहे, डाल दीजिए। 1, 2, 20, 50, 70, 80, 100, 120, 200, 250, 284। आज के दिन साथियों 284 कानून ऐसे हैं जो 9वीं अनुसूची में है, न्यायपालिका की समीक्षा से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों आधारों को मानने से इनकार कर दिया कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कम करता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, संसद के पास इतना तो पावर होना चाहिए कि कुछ कानून न्यायिक समीक्षा से बाहर रखे, और उच्चतम न्यायालय में मामला विचाराधीन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा अच्छा सा निर्णय दिया कि भाई आप जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं, आप संसद वाले लोग हैं, आपको ये पावर है, आप अमेंडमेंट कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। लेकिन हमने क्या किया?
284 कानूनों को न्यायपालिका के दायरे से क्या कर दिया साथियों, बाहर कर दिया। हमने पहला अमेंडमेंट किया ये, फिर चौथा अमेंडमेंट किया, फिर हमने 17वां अमेंडमेंट किया, फिर हमने 24वां अमेंडमेंट किया, फिर हमने 38वां अमेंडमेंट किया, फिर 39वां अमेंडमेंट किया, फिर 42वां अमेंडमेंट किया, सिलसिला लगा दिया। सैकड़ों कानूनों को हमने न्यायपालिका के दायरे से बाहर कर दिया। आज के दिन साथियों 284 कानून ऐसे हैं जो 9वीं अनुसूची में शामिल है। नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिए। वर्तमान समय में, नोट डाल के लिख लीजिए, वर्तमान समय में 284 कानून, वर्तमान समय में 284 कानून 284, वर्तमान समय में 284 कानून 9वीं अनुसूची में शामिल हैं, 9वीं अनुसूची में शामिल हैं, 9वीं अनुसूची में शामिल है। 284 लॉज आर देयर इन 9th शेड्यूल, आप कह सकते हैं। 284 कानून 9वीं अनुसूची में शामिल हैं। विश्वेंद्र सिंह जी, आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। 284 कानून 9वीं अनुसूची में शामिल है। यार कमाल करते हो, इतने सारे कानूनों को आपने न्यायपालिका के दायरे से बाहर कर दिया, तो फिर हम बैठकर क्या करेंगे? फिर न्यायपालिका का काम क्या रहेगा? एक दिन न्यायपालिका को गुस्सा आ जाएगा कि यार हमने तो 10-12 कानून अलाउ किए थे कि कोई बात नहीं, भूमि सुधार कानून वगैरह ऐसे जो कानून है वो डाल दीजिए। यार आप कमाल कर दिए, हमने तो आपको ये छोटी सी अंगुली पकड़ाई, आपने यहां से पकड़ा, यहां से पकड़ा और अब गला ही पकड़ लिया। हमारा काम ही आप कम कर रहे हो, तो हम क्या करेंगे फिर? 284 लॉज, 284 कानून 9वीं अनुसूची से क्या कर दिए साथियों? बाहर कर, 9वीं अनुसूची में डालकर न्यायपालिका के दायरे से बाहर कर दिए। एक दिन कोर्ट को गुस्सा आएगा, और कब गुस्सा आएगा साथियों? गुस्सा आएगा कब? जब मामला आएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। केशवानंद भारती जी का निधन आप लोग जानते हैं साथियों, वर्ष 2020 में हो गया था। सितंबर 2020 में केशवानंद भारती जी का निधन हुआ। केशवानंद भारती 284 है रत्नेंद्र जी, 284 कानून। केशवानंद भारती केरल के एक मठाधीश है। केशवानंद भारती केरल के क्या है? मठाधीश है। जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं, महंत होते हैं, संत होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक मठाधीश है। केरल सरकार ने भूमि सुधार कानून बनाए। उन भूमि सुधार कानूनों को चपेट में आ गए केशवानंद भारती जी। केरल सरकार के भूमि सुधार कानूनों के चपेट में केशवानंद भारती जी आ गए। उनके जो मठ थे, वो मठ में बहुत ज्यादा जमीन थी। मठों के पास तो आप लोग जानते हैं हजारों बीघा जमीन होती है, सैकड़ों हेक्टेयर जमीन होती है, ठीक है साथियों। केशवानंद भारती की भी जो मठों की जो जमीन थी, वो जमीन केरल सरकार ने छीन ली। बोल दिया कि नहीं, भूमि सुधार कानूनों के अंतर्गत अब जो लोग भूमिहीन हैं उन लोगों को ये जमीन उपलब्ध करवानी पड़ेगी। केशवानंद भारती ने उसे केरल हाईकोर्ट में चैलेंज किया। केशवानंद भारती केरल हाईकोर्ट में हार गए। केरल हाईकोर्ट ने कहा नहीं, केरल सरकार ने जो निर्णय लिया वो निर्णय एकदम सही है। केशवानंद भारती केरल हाईकोर्ट में हारे, लेकिन पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। केशवानंद भारती ने केरल सरकार के भूमि सुधार कानूनों को कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में। केशवानंद भारती ने कहा यह 9वीं अनुसूची गलत है। केशवानंद भारती ने क्या कहा साथियों? कि ये 9वीं अनुसूची ही गलत है। ऐसा कोई होता है क्या कि कुछ कानून ऐसे बना देंगे जो न्यायपालिका के दायरे से बाहर होंगे? ऐसा कोई होता है क्या? केशवानंद भारती ने ये तर्क दिया साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने 13 न्यायाधीशों की पीठ बनाई। संविधान पीठ बनाई। क्या बनाई? संविधान पीठ। सारी बातें लिखवाऊंगा, एक एक फैक्ट में प्रश्न बनता है साथियों। 13 न्यायाधीशों की पीठ बनाई गई, संविधान पीठ। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि सर संविधान पीठ क्या होती है?
सर, संविधान पीठ कभी भी कोई प्रश्न बन जाए तो आप ध्यान रखिएगा, ऐसे कोई मामले जिसमें भारत के संविधान की व्याख्या करनी हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मामला हो, तो उन मामलों को सुनने के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया जाता है साथियों। कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। इस मामले में 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनी, लगातार बहस की। ये भारत के संवैधानिक इतिहास की 70 साल हो गए हमारे संविधान को लागू हुए, 71 साल हो गए कंप्लीट। 71 साल की अब तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ है साथियों, 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ। एक साथ इतने न्यायाधीश कभी भी नहीं बैठे किसी मामले को सुनने के लिए। 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1973 को एक जजमेंट दिया। और ऐसा जजमेंट दिया साथियों, ऐसा जजमेंट दिया कि भारत में के संविधान पर अगर चर्चा करें और इस जजमेंट की अगर चर्चा नहीं करें तो संविधान पर चर्चा अधूरी रहती है। 13 न्यायाधीशों की यह पीठ। एक मेरे मित्र ने प्रश्न पूछा, 13 न्यायाधीश क्यों? साथियों, 13 न्यायाधीश इसलिए क्योंकि अभी आपको बात समझ में नहीं आएगी। हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो पहली बार जुड़े हैं, पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो उनको इतनी बड़ी बातें समझ में नहीं आएगी। जब मौलिक अधिकार बताएंगे आपको साथियों, तो मौलिक अधिकार बताते समय गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के मामले में 1967 में 11 जजेस ने जो निर्णय दिया, उसके विरुद्ध में अगर कोई मामले की सुनवाई करनी है तो उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं। इसलिए 13 पर अभी मैं नहीं बता रहा हूँ जानबूझकर। तो 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बन गई साथियों, और ऐसा निर्णय दिया जिसने भारत की न्यायिक व्यवस्था, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत के पॉलिटिशियंस सबको हिला दिया, सबको हिला दिया। नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिएगा साथियों। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कोष्टक में लिख देना 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कोष्टक में लिखिए 1973 के मामले में ये मैंने लिखा इडनीर। ये क्या लिखा मैंने? इडनीर के मामले में। इडनीर एक जगह का नाम है केरल की। इडनीर केरल के मठाधीश, इडनीर केरल के मठाधीश केशवानंद भारती ने, इडनीर केरल के मठाधीश केशवानंद भारती ने केरल के भूमि सुधार कानूनों को चुनौती दी। 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 ठीक साथियों, नेक्स्ट लिखिएगा, नोट डाल के लिखिए। इस मामले में 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया गया। संविधान पीठ यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संविधान पीठ का गठन किया गया। संविधान पीठ का गठन किया गया
संविधान पीठ का गठन किया गया। इसी में लिखिए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी, नाम लिखा हुआ है, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.एम. सीकरी इस पीठ के अध्यक्ष थे। एस.एम. सीकरी वॉज द चेयरमैन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। एस.एम. सीकरी इस पीठ के अध्यक्ष थे, इस पीठ के अध्यक्ष थे। इसी में लिख देना इसी में लिखिए साथियों 24 अप्रैल, इसी में लिखिए 24 अप्रैल, संविधान पीठ का गठन मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। 24 अप्रैल 1973 को 24 अप्रैल 1973 को इस संविधान पीठ ने 24 अप्रैल 1973 को इस संविधान पीठ ने 7-6 से निर्णय दिया। 7-6 लिख देना। इस संविधान पीठ ने 7-6 से निर्णय दिया। से निर्णय दिया 7-6 से निर्णय दिया। ठीक है, यहीं पर रुक जाइए साथियों। अब मैं चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा सा पढ़ लें और वापस ढंग से। 7-6 से निर्णय दिया। सुनिए साथियों, कुछ मित्रों ने प्रश्न पूछे हैं, उन प्रश्नों के जवाब देता हूं। एक प्रश्न पूछा है गोदारा, संविधान पीठ का गठन कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश संविधान पीठ का गठन करते हैं। एक प्रश्न पूछा है नैन्सी डांगी जी ने कि क्या संविधान से संबंधित मामलों पर संविधान पीठ ही निर्णय करती? यस। भारत के संविधान में क्या लिखा हुआ है? भारत के संविधान निर्माता संविधान बनाते समय किसी प्रावधान को लेकर क्या सोचते थे, इस पर निर्णय संविधान पीठ करती है। संविधान की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मामला संविधान पीठ के द्वारा दिया जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। 7-6 क्या है? एक मित्र पूछ रहे हैं। 7-6 13 न्यायाधीश जो थे, इनमें से 7-6 ने निर्णय दिया। 7-6 से निर्णय देने का मतलब है एक तरफ 7 थे पक्ष में और विपक्ष में 6 थे। इसका मतलब होता है 7-6। इसका मतलब होता है 7-6। ठीक है, 7-6 का मतलब बता दिया अरविंद कुमार जी। थोड़ा देख लीजिएगा इसको। 7-6 का मतलब मैंने बता दिया। 7 निर्णय के पक्ष में थे, 6 विपक्ष में थे, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं साथियों। अब देखिए साथियों, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, केशवानंद भारती वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय ने, मैंने जैसा पहले भी कहा, भारत की न्यायिक व्यवस्था को हिला दिया। हिला दिया मतलब ऐसा निर्णय दिया कि संविधान पर हम चर्चा करते समय कभी भी इस मामले को इग्नोर करके चर्चा कर ही नहीं सकते। पता है निर्णय क्या हुआ? निर्णय क्या हुआ? निर्णय हुआ साथियों ये कि 9वीं अनुसूची एकदम सही है। क्या निर्णय हुआ? कि 9वीं अनुसूची एकदम सही है। 9वीं अनुसूची में जिन कानूनों को डाला गया वो भी सही है। लेकिन 24 अप्रैल 1973 जिस डेट को निर्णय दिया गया, 24 अप्रैल 1973 के बाद आपने नया कोई कानून 9वीं अनुसूची में डाला तो वह कानून हमारी समीक्षा के दायरे में रहेगा। यदि उसने संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन किया, वॉयलेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आधार बनता है तो उसे न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकेगी। यानी साथियों, 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई तो हमने क्या कॉन्सेप्ट रखा कि 9वीं अनुसूची में जब लिखा गया कि कुछ कानून ऐसे हैं जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते, और उस न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती वाले मामले में यह कहा कि आप कुछ कानून 9वीं अनुसूची में डालिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है।
9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है वो एकदम ठीक है, लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर आपने कोई नया कानून 9वीं अनुसूची में डाला और उस नए कानून ने संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन किया, संविधान का आधारभूत जो ढांचा है उसका आपने उल्लंघन किया, तो वो कानून 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बावजूद भी उसे न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा। केशवानंद भारती साथियों इस मामले में हार गए। केशवानंद भारती इस मामले में हार गए साथियों, लेकिन केशवानंद भारती ने देश की जनता का बहुत बड़ा भला कर दिया। केशवानंद भारती इस मामले में हार गए साथियों, लेकिन देश के संविधान का बहुत बड़ा भला करके चले गए केशवानंद भारती। केशवानंद भारती इस मामले में हार गए साथियों, लेकिन संसद को उसकी सीमा बता दी कि बस बहुत हो चुका है, तुम यहीं तक संविधान में संशोधन कर सकते हो, ऐसी बातों में संशोधन नहीं कर सकते हो जिन पर भारत का संविधान टिका हुआ है। दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना। संविधान की कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर संविधान टिका हुआ है, आप उनमें संशोधन नहीं कर सकते हो, बाकी जहां संशोधन करना है वहां कर सकते हो। हंसराज जी तिवारी साहब कह रहे हैं कि केशवानंद भले हारे हैं लेकिन देश जीत गया। यस, देश जीत गया साथियों। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये मैं 2 मिनट बाद में समझाऊंगा। फिलहाल लिखिए, केशवानंद भारती वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उस निर्णय को लिख दीजिए, फिर हम बात करेंगे। नोट डाल के लिखिएगा साथियों। इस वाद में एक बार लिख दीजिए, अभी मैं बताऊंगा अरुणा जी कैसे मालूम पड़ेगा। अभी एक बार लिखिए, इस मामले में यह निर्णय दिया गया कि इस मामले में यह निर्णय दिया गया कि हाँ, थोड़ा सा वापस बता देंगे सांवर जी, चिंता मत करो। इस मामले में यह निर्णय दिया गया कि 9वीं अनुसूची संवैधानिक है। 9वीं अनुसूची संवैधानिक है। 9वीं अनुसूची संवैधानिक है। 9वीं अनुसूची संवैधानिक है, लेकिन 24 अप्रैल 1973, क्योंकि उस दिन जजमेंट आया था, लेकिन 24 अप्रैल 1973, ढंग से लिखना, 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 के बाद, 24 अप्रैल 1973 के बाद, 24 अप्रैल 1973 के बाद यदि कोई नया कानून, मैं वापस बता दूंगा, चिंता मत कीजिए, एक बार लिख दीजिए, यदि कोई नया कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, यदि कोई नया कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, नया कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया तथा यदि वह कानून संविधान की आधारभूत संरचना, संविधान की आधारभूत संरचना, संविधान की आधारभूत संरचना, संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है, संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है, तो संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करता है तो उसे
न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन बहुत सारे मित्र जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको मैं पहले उनका जवाब दे देता हूं। साथियों, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई। उद्देश्य ये था कि कुछ ऐसे कानून हो संविधान में जिनको न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि न्यायपालिका कई बार उन कानूनों को संविधान के विपरीत होने के कारण रद्द कर देती है, जबकि उन कानूनों का उद्देश्य बड़ा पवित्र होता है। मैं ऐसा कहना चाहता हूं। ठीक है साथियों। फिर कई मामले हुए जिनमें उनको चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कहता रहा कि नहीं, 9वीं अनुसूची एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संसद ने भी क्या किया, अपनी हदें पार कर दी। 1 कानून, 2 कानून, 10 कानून, 20 कानून करते करते 284 कानून आज के दिन 9वीं अनुसूची में। तो यार एक दिन तो न्यायपालिका को गुस्सा आएगा ही। वो कह रहे यार हमने आपको अंगुली पकड़ाई, आपने तो हमारा गला पकड़ना शुरू कर दिया। आपने तो ऐसे ऐसे कानून संख्या बढ़ा दी कि फिर हम बैठे क्या मक्खियां मारेंगे। हम न्यायिक पुनरावलोकन करना हमारा काम है, आप तो हमारा काम ही छीन रहे हैं। तो एक दिन गुस्सा आएगा। 24 अप्रैल 1973 को 7-6 से निर्णय दिया गया। हमारे मित्र कई बार एक रमेश गोदारा जी प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर न्याय संविधान के अनुसार करते हैं तो न्यायाधीश एक मत क्यों नहीं होते हैं। रमेश गोदारा जी, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हम न्यायाधीशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं, न्यायमूर्ति। न्यायमूर्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। न्यायमूर्ति शब्द का प्रयोग करने का मतलब है साथियों कि वे केवल और केवल उस धारा में ये लिखा हुआ है इसलिए गलत है, उस धारा में ये लिखा हुआ है इसलिए ये सही है, ऐसे नहीं है। वो अपने दिमाग का, वो अपने विवेक का भी इस्तेमाल करते हैं। 7 न्यायाधीशों को लगा केशवानंद भारती के मामले में कि ये बात सही है, 6 न्यायाधीशों को लगा ये बात गलत है, इसलिए निर्णय 7-6 से आया। 6 न्यायाधीश विरोध में थे, 7 न्यायाधीश पक्ष में थे। यानी 7 न्यायाधीश ये कह रहे थे कि भाई एक सीमा होनी चाहिए 9वीं अनुसूची की भी। 7 न्यायाधीशों ने कहा वो सीमा आज की डेट है, 24 अप्रैल 1973 की डेट है कि आज देखिए, पहले जो डाल दिया हमने आपका सम्मान किया। पहले जो कानून आपने 9वीं अनुसूची में डाल दिया हमने कुछ नहीं बोला। देखिए, पहले आपने कानून 9वीं अनुसूची में डाले, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन यार आप तो यार हद ही कर रहे हो। आज के बाद अगर नए कानून आपने 9वीं अनुसूची में डाले और वो संविधान की आधारभूत संरचना का उल्लंघन करेगा तो भैया हम उसे सहन नहीं करेंगे। तो हम उसकी न केवल न्यायिक पुनरावलोकन करेंगे बल्कि उसे रद्द भी घोषित कर सकते हैं। शर्त क्या होनी चाहिए? आधारभूत संरचना है क्या? अभी बात करूंगा। ठीक है साथियों, एक मित्र बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर ये जो मुख्य न्यायाधीश जो थे SM सीकरी साहब, वो किधर थे? SM सीकरी साहब इधर थे। 7 न्यायाधीशों की तरफ थे साथियों मुख्य न्यायाधीश, 7 न्यायाधीशों की तरफ थे। तो 7-6 से निर्णय आया। अब साथियों प्रश्न है आधारभूत संरचना। देखिए साथियों, हम लोग अभी अनुसूचियां पढ़ रहे हैं। आधारभूत संरचना का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, उस समय भी बताएंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि अगर आपने प्रश्न पूछा है तो अभी से मालूम होना चाहिए। नाम देखिए, आधारभूत संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब कुछ ऐसी बातें जिन पर संविधान टिका हुआ है। प्रवीण प्रजापति जी ने एक बड़ा अच्छा सा कमेंट लिखा है, सर अगर केशवानंद भारती वाद नहीं होता तो अब तक हजारों कानून हो जाते। ठीक कह रहे हैं प्रवीण जी, आप ठीक कह रहे हैं। अगर केशवानंद भारती वाद में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये बाधा नहीं डाली होती तो हजारों नहीं तो कम से कम 350-400 कानून तो 9वीं अनुसूची में आ ही जाते। ये बात एकदम सही कह रहे हो आप। अब देखिए साथियों, आधारभूत संरचना क्या है? नाम से स्पष्ट है, ऐसी बातें संविधान की जिनके बिना हम संविधान की अपेक्षा भी नहीं कर सकते, जिनके बिना हम संविधान की
कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी बातों को संविधान की आधारभूत संरचना कहा जाता है। ऐसी बातें जिनके बिना संविधान की कल्पना नहीं कर सकते, जैसे भारत में विधि का शासन है, ये हमारे संविधान की आधारभूत संरचना है। जैसे हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था है, ये हमारी आधारभूत संरचना है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है, ये आधारभूत संरचना है। जैसे हमारे यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण है, ये आधारभूत संरचना है। जैसे हमारा भारत का ढांचा जो है संघात्मक है, ये आधारभूत संरचना है। जैसे हम पंथ निरपेक्ष है, ये हमारा आधारभूत ढांचा है साथियों। ठीक है, इन बातों में चेंजेस आप नहीं कर सकते हो, बाकी जो करना है आप करिए। तो एक नोट डाल के लिखिए, एक और नोट डाल के लिखिए, एक और बात नोट डाल के लिखिए। आधारभूत संरचना में लिख दीजिएगा, आधारभूत संरचना में, आधारभूत संरचना में, आधारभूत संरचना में निम्न प्रावधान शामिल है। आधारभूत संरचना में निम्न प्रावधान शामिल है, निम्न प्रावधान शामिल है। लिखिए लिखिए लिखिए, आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। आपके बिना हम कहां जाएंगे, आप तो हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। विधि का शासन भी पढ़ेंगे कुणाल साहब, क्यों चिंता कर रहे हैं। विधि का शासन का मतलब है शासन मोदी जी का नहीं, कानून का है। दैट इज विधि का शासन। सब कानून के समक्ष बराबर है, चाहे वो राजा हो चाहे वो रंक हो। दैट इज विधि का शासन। हंसराज जी, इसकी कल्पना हमने जर्मनी से ली है। आधारभूत संरचना में निम्न प्रावधान शामिल है। रविंद्र बैरवा जी क्या कह रहे हैं, मजा आ गया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। तो आधारभूत संरचना में कौन कौन सी बातें शामिल है, लिखे जरा। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। नंबर 2, संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था। ये तो मैं मोटी मोटी बातें लिखवा रहा हूं। संसदीय शासन व्यवस्था। आधारभूत संरचना का निर्णय कौन करेगा, सुलोचना जी ऐसा प्रश्न कर रही है, अभी जवाब देता हूं। नंबर 3, संघात्मक ढांचा या संघात्मक शासन व्यवस्था। नंबर 4, पंथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता। मोटी मोटी बातें लिखवा रहा हूं। नहीं, आप ही ऑक्सीजन है, आप लोगों से बातचीत नहीं होती है तब बड़ी दिक्कत हो जाती है, बाधा आती है सांस में लेने में। ठीक है, संघात्मक शासन व्यवस्था, पंथ निरपेक्षता। नेक्स्ट लिखिएगा, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ द पावर्स। फिर लिखिएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। वीरेंद्र विक्रम सिंह जी, सर मेरा उत्तर नहीं दे रहे आप। अरे वीरेंद्र जी, आपसे तो मेरी दुश्मनी है, कैसे दूंगा मैं आपका आंसर। क्या कमाल करते हैं। प्रश्न अच्छा होगा, 100% जवाब देंगे, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। महेंद्र कटारिया जी, केशवानंद तो आप ही है। अरे केशवानंद जी बहुत बड़े मठाधीश है भाई। ठीक है, छठा पॉइंट लिख दिया, और लिखिएगा, और लिखिए, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का जो सिस्टम है वो हमारी आधारभूत ढांचा है। इसी प्रकार से संविधान की सर्वोच्चता, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, ये हमारी आधारभूत संरचना है।
ये मोटी मोटी बात लिखवा रहा हूं साथियों, ताकि आपके दिमाग में कुछ बातें रहें। इसी प्रकार से गणराज्य, ये कुछ बातें हैं जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। विश्वेंद्र सिंह जी प्रश्न पूछ रहे, सर 9वीं अनुसूची के प्रमुख कानून पर चर्चा कीजिए। देखिए विश्वेंद्र जी, 9वीं अनुसूची में मुख्यतया तो वे कानून हैं जो भूमि सुधार से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली में 9वीं अनुसूची हमने बना ही इसी वजह से थी, भूमि सुधार कानूनों को न्यायपालिका की समीक्षा से बाहर करने के लिए। लेकिन बाद में हमने कुछ औद्योगिक से जुड़े हुए जो कानून थे उनको भी हमने डाला है, बैंकिंग से संबंधित कानूनों को भी हमने डाला है, आरक्षण संबंधी कानूनों को भी हमने 9वीं अनुसूची में डाला है। आरक्षण संबंधी प्रावधानों को भी हमने 9वीं अनुसूची में डाला है। शिवराज जी मीणा कह रहे हैं कि सर 284 कानून सभी भूमि सुधार से, जी नहीं, 90% कानून भूमि सुधार से संबंधित है, लेकिन कुछ कानून मैंने कहा ना इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कुछ बैंक से जुड़े हुए, आरक्षण संबंधी भी कुछ प्रावधान जो है 9वीं अनुसूची में है। रमेश सारण जी का जो प्रश्न है, सारण साहब क्या कह रहे हैं कि आधारभूत संरचना का निर्णय कौन करेगा। सारण साहब, संविधान की कौन सी बात आधारभूत संरचना में आती है, इसका निर्णय खुद सुप्रीम कोर्ट करता है। संविधान में ऐसी कौन कौन सी बात है जो आधारभूत संरचना में शामिल होगी, उसका निर्णय कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है साथियों। ठीक है, तो अब बात समझ में आ गई। मोटी मोटी बातें मैंने आपको लिखवा दी कि ये सब बातें जो है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आधारभूत संरचना के संदर्भ में है, ये कुछ बातें हैं। अनीता जी क्या कह रहे हैं, सर अगर हर कोई कानून भूमि सुधार के संदर्भ में ले जाएगा तो क्या अपने कानून को रद्द कर दिया जाएगा? क्या प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया साथियों। ये सब मोटी मोटी बातें हैं जो मैंने आप लोगों को लिखवाई है। अब मेरे कुछ मित्र जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर आरक्षण संबंधी प्रावधान, तो मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा जरा सुन लीजिएगा। इंदिरा साहनी बनाम केरल राज्य, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ। अभी इस मामले के बारे में ज्यादा प्रश्न नहीं पूछेंगे, क्योंकि हम जब अनुच्छेद 16 पढ़ेंगे तब बात करेंगे। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होगी। साथियों, तमिलनाडु में आरक्षण 69% है। ऐसे कैसे हो गया? संविधान में संशोधन किया हमने 1995 में। 1995 में संविधान में संशोधन किया, 76वां संविधान संशोधन, और 76वां संविधान संशोधन करके तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा 69% करके उस कानून को हमने क्या कर दिया, 9वीं अनुसूची में डाल दिया साथियों। तो एक पॉइंट डाल के लिखिएगा, एक पॉइंट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिख दीजिएगा, नोट डाल के लिखिए। 76वें संविधान संशोधन द्वारा 76वें संविधान संशोधन द्वारा 76वें संविधान संशोधन द्वारा 1995 में 76वें संविधान संशोधन द्वारा 1995 में 76वें संविधान संशोधन द्वारा 1995 में 1995 में तमिलनाडु के लिए किए गए तमिलनाडु के लिए किए गए 69 तमिलनाडु के लिए किए गए 69% आरक्षण का प्रावधान भी 69% आरक्षण का प्रावधान भी 9वीं अनुसूची में शामिल है। हंसराज जी 95 है, लिख दीजिए, 9वीं अनुसूची में शामिल है, 9वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है।
तो तमिलनाडु में जैसे ही आरक्षण की सीमा को 50% से बाहर करके 69% किया तो लोगों को लगा कि इसे कोर्ट में चैलेंज करेंगे और कोर्ट इसे रद्द कर देगा। तो सरकार ने क्या किया, 76वां संविधान संशोधन करके इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया। और 9वीं अनुसूची में डालने का मतलब है उसे न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन साथियों, भूल गए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि संविधान की आधारभूत संरचना का अगर उल्लंघन करता है तो उसे भी चैलेंज किया जा सकता है। लोगों ने चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सही है, संविधान संशोधन आधारभूत ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। साथियों, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। मनोज चौधरी साहब अजमेर वाले कहना चाह रहे हैं कि सर राजस्थान में ऐसा हो सकता है कि क्यों नहीं हो सकता है। राजस्थान में यदि सरकार हमारे यहाँ पर जो 49% रिजर्वेशन जो ऑलरेडी है और 1% एक्स्ट्रा हो गया 50% से ज़्यादा अगर आरक्षण देना चाहती है तो राजस्थान सरकार आरक्षण के संदर्भ में एक प्रस्ताव पारित करके संसद के पास भेजेगी। संसद संविधान में संशोधन करेगी, संसद संविधान में संशोधन करके उसको 9वीं अनुसूची में डालेगी और 9वीं अनुसूची में डालने से आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर 50% से ऊपर आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन साथियों, ये भूलिएगा मत, 9वीं अनुसूची में डाल देने मात्र से कुछ होगा नहीं, क्योंकि 9वीं अनुसूची में डाले जाने वाले कानूनों को अब न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, EWS पर अभी प्रकाश नहीं डालना है। EWS का जब टॉपिक आएगा अनुच्छेद 16 के अंतर्गत तब हम लोग बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से साथियों 9वीं अनुसूची जो है अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हमको आगे बढ़ना चाहिए और आज लिख लीजिए आप 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल। साथियों, हम पिछले सवा घंटे से 9वीं अनुसूची पर बात कर रहे हैं और उसके पीछे कारण यह है कि बहुत सारे सवालों को हमने इसको देख लिया है। 9वीं अनुसूची से संबंधित बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, तो हमने उनको सबको शामिल कर दिया है। तो साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। 10वीं अनुसूची डैश करके लिख दीजिएगा। ये दल बदल से संबंधित है, ये दल बदल से संबंधित है, ये दल बदल से संबंधित है। ठीक है साथियों, मूल ढांचे का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मस्तिष्क में है। सुलोचना जी, मूल ढांचे का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मस्तिष्क में है। रजनानी जी, महाराष्ट्र में आरक्षण जो है उस पर बात करेंगे, अनुच्छेद 16 जब आएगा तब बात करेंगे, गायकवाड़ आयोग जब आएगा तब बात करेंगे। कुणाल साहब क्या कह रहे हैं, स्टेट की नौकरी में आरक्षण देने का अधिकार तो स्टेट गवर्नमेंट को ही है ना, बात करेंगे, अभी आरक्षण की बात क्यों कर रहे हैं। 10वीं अनुसूची डैश करके लिखिए, ये दल बदल से संबंधित है। नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिएगा। इसे नोट डाल के लिखिए, इसे 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। सचिन राजपूत जी क्यों तो होलोहन केस का संबंध इस मामले से है, नो डाउट, और 9वीं अनुसूची से ही है। फिलहाल लिखिएगा, इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। ठीक है, इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। साथियों, सुनना बहुत ध्यान से, दल बदल, इसके लिए एक शब्द है आयाराम गयाराम, आयाराम गयाराम। इसके लिए एक शब्द और है हॉर्स ट्रेडिंग, हॉर्स ट्रेडिंग। दल बदल कहिए, आयाराम गयाराम कहिएगा, हॉर्स ट्रेडिंग कहिएगा, ये तीनों एक ही शब्द है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द के रूप में
इनका उपयोग किया जाता है साथियों। हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी मन में सोचा भी नहीं था कि कोई व्यक्ति एक पार्टी से, एक दल से चुनाव लड़ेगा, चुनाव जीतेगा और मौका देखकर दूसरे दल में मिल जाएगा। ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा भी नहीं था। इसमें कोई दो राय नहीं है साथियों। दल बदल का मतलब होता है कोई व्यक्ति आज कांग्रेस का सांसद या विधायक है, समय देखकर बीजेपी में मिल जाए, बीजेपी का कोई सांसद और विधायक है, समय देखकर शिवसेना में मिल जाए, तो उसे हम दल बदल कहते हैं। उससे आप आयाराम गयाराम भी कह सकते हैं। आयाराम गयाराम एक्चुअली में हरियाणा, ध्यान से सुन लीजिएगा, सवाल पूछा जा चुका है हंसराज जी रायका साहब, पूरा मामला बता रहा हूं। आयाराम गयाराम क्या है? हरियाणा के एक विधायक थे, नाम है गयाराम। हरियाणा के एक विधायक थे, नाम है गयाराम। उन्होंने 24 घंटे में 3 दल बदले। 24 घंटे में 3 दल बदले। रमेश खोकर साहब, आयाराम क्या है यही बता रहा हूं। गयाराम जी एक व्यक्ति का नाम है जिन्होंने 24 घंटे में 3 दल बदल लिए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो तीसरे दल वापस कांग्रेस में जब आए थे उन्हीं 24 घंटे में, तो मीडिया के लोगों ने पूछा कि गयाराम जी अब किस दल में हैं? तो उनके पास में जो एक व्यक्ति बैठे थे, तो उन्होंने कहा गयाराम अब किसी भी दल में नहीं है, अब गयाराम का नाम आयाराम है। तो आयाराम गयाराम का मतलब है ऐसे लोग जो कभी इस पार्टी में कभी इस पार्टी में मौका देकर दल बदल करने वाले लोगों के लिए आयाराम गयाराम शब्द का प्रयोग किया जाता है। हरियाणा में 1967 में गयाराम, जो कि कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर 3 बार पार्टी बदल ली। उससे नया शब्द आया आयाराम गयाराम। हॉर्स ट्रेडिंग, जैसे मार्केट में, बाजार में घोड़ों को खरीदा और बेचा जाता है, उसी प्रकार से हमारे सांसद और विधायकों की भी बोली लगती है। जहां ज्यादा पैसा मिलता है, जहां ज्यादा, हाँ ये लिखना है भाई, ये तीनों शब्द लिखने हैं। ऐसे प्रश्न पूछा जा चुका है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि आयाराम गयाराम के लिए कौन सा राज्य चर्चा में रहा है, तो हरियाणा। जिस तरह से घोड़े खरीदे और बेचे जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये हमारे विधायक और सांसद भी इसी तरह से कुदक फुदक करते हैं, ऐसा अमृता जी कह रही है। तो ये कुदक फुदक या फुदक फुदक करने वाले जो हमारे सांसद और विधायक हैं, इनके लिए हॉर्स ट्रेडिंग, आयाराम गयाराम और दल बदल, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, हमारे संविधान में इस संदर्भ में कोई प्रावधान नहीं था। 1950 से लगाकर 1985 तक कोई प्रावधान नहीं था। राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, और राजीव गांधी ने आते ही सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, और अमेंडमेंट किया 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक, 1985 में ये जो 52वां अमेंडमेंट किया, साथी लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, मित्रों को ये बात समझ में नहीं आती है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी बात समझ में आए साथियों। राजीव गांधी ने जब अमेंडमेंट किया, तब उनके मस्तिष्क में ये बात थी कि पार्टी छोड़ने वाले थोड़े बहुत लोग होते हैं, बिकने वाले थोड़े बहुत लोग होते हैं। तो उन्होंने क्या प्रोविजन किया कि यदि किसी दल के, अभी लिखवा दूंगा, यदि किसी दल के 1/3 से अधिक सांसद या विधायक दूसरे दल में जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 1/3 से कम जाते हैं तो उन पर दल बदल कानून लागू होगा और उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। 1/3 से कम, समझ लीजिए उदाहरण के तौर पर ये शिवसेना एक पार्टी है, ठीक है साथियों, इसमें समझ लीजिए 30 विधायक है, 30 विधायक है। अगर 30 में से 10 से कम विधायक यदि दूसरे दल में जाते तो उनकी मेंबरशिप खत्म होगी। मैं पहले की बात कर रहा हूं, 1985 की बात कर रहा हूं, अभी की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर 10 से ज्यादा जाते हैं, 12 जाते हैं, 13 जाते हैं, 14 जाते हैं, 15 जाते हैं, 20 जाते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। राजीव गांधी ने यह प्रावधान किया। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, ये प्रावधान क्यों किया? अरे भाई ये प्रावधान ऐसा इसलिए किया, एक तो
दल बदल पर रोक लगानी थी कि यार ये दो चार लोग इधर उधर कर जाते रहते हैं, इससे सरकारें कभी ये बनती है कभी वो बनती है, दिक्कत हो रही है, तो उनके ऊपर रोक लग जाएगी। लेकिन पूरी तरह से दल बदल पर रोक लगा भी नहीं सकते, क्योंकि भाई लोकतंत्र है। मैं आज कांग्रेस से जीतकर विधायक बना हूं, ठीक है, मुझे लगता है 6 महीने बाद में मुझे लगा कि मेरी पार्टी सही नहीं है, तो मुझे छोड़कर बीजेपी में जाने का, शिवसेना में जाने का, आरजेडी में जाने का हक होना चाहिए ना। लोकतंत्र है, मैं पार्टी के नियमों में क्यों बंधा रहूं, ये लोकतंत्र है। ऐसा उस समय कहा गया कि भाई 1/3 से ज्यादा जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर 1/3 से कम जाएंगे तो मेंबरशिप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। किरण यादव जी, मैंने आपके प्रश्न का आंसर दे दिया। ये प्रावधान उस समय किया गया था। तो नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिए, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 52वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 52वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 1/3 पार्टी का नहीं, टोटल जो विधायक है उनका 1/3, 52वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 1/3 से कम सांसद या विधायक दल बदल करते हैं। 1/3 से कम सांसद या विधायक दल बदल करते हैं। 1/3 से कम सांसद या विधायक दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जो दल बदल करेगा उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। रमेश खोखर साहब, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं, 1/3 से कम सांसद या विधायक दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब क्या हुआ साथियों, अब क्या हुआ, राजीव गांधी ने तो सोचा कि 1/3 वाला प्रावधान कर दो ताकि कोई जाएगा नहीं, मेंबरशिप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन साथियों, मेंबरशिप उनकी समाप्त होगी, मीनाक्षी जी, जो पार्टी छोड़कर जाएगा 1/3 से कम होने पर। 1/3 से ज्यादा जाने पर मेंबरशिप खत्म नहीं होगी। ये पहले प्रावधान था। साथियों, दल बदल रोकने के लिए राजीव गांधी का यह जो प्रयास था बड़े अच्छे उद्देश्य से किया गया, लेकिन उल्टा पड़ गया। पहले क्या हुआ कि 30 विधायक है, 30 एमएलए, नियम क्या बना दिया कि 10 या 10 से ऊपर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 8 गए, 9 गए, 7 गए तो उनकी मेंबरशिप समाप्त हो जाएगी। अरे यार, अब क्या करें? तो 8-9 लोग जो थे वो कैसे भी करके 1-2 और जुटाते कि यार 10 हो जाए ताकि हमारी मेंबरशिप समाप्त नहीं हो। दल बदल रुकना चाहिए था साथियों, उसकी तुलना में दल बदल बढ़ गया। दल बदल रुकना चाहिए था साथियों, उसकी तुलना में दल बदल बढ़ गया। वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में एक और संशोधन किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वर्ष 2003 में एक और संशोधन किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये जो 91वां संविधान संशोधन किया उसमें यह प्रावधान किया, क्या 1/3 की जगह पर लिख दिया 2/3। यहां पर था 1/3 और यहां अटल जी ने लिख दिया 2/3। यदि किसी दल के 2/3 से कम सांसद या विधायक दल बदल करेंगे तो मेंबरशिप खत्म होगी, 2/3 से ज्यादा जाओगे मेंबरशिप खत्म नहीं होगी साथियों। तो एक और नोट, मेंबरशिप समाप्त होने का मतलब है आप चुनाव जीत कर आए, वो आपकी खारिज हो गई। तो 2000 नोट डाल के लिखिएगा, वर्ष 2003 में यस विनीता जी एकदम सही कह रहे हैं, 1/3 की जगह पर 2/3 कर दिया। वर्ष 2003 में 91वां संविधान संशोधन किया गया। 91वां संविधान संशोधन किया गया। 91वां संविधान संशोधन किया गया। 91वां संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन किया गया।
इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया कि ये प्रावधान किया गया कि यदि किसी दल के, बड़ा ढंग से लिखना, इसको और भी समझेंगे, यदि किसी दल के 2/3, यदि किसी दल के 2/3, 2/3, यदि किसी दल के 2/3 से अधिक, 2/3 से कम, 2/3 से कम, 2/3 से कम सांसद या विधायक दल बदल करते हैं, सांसद या विधायक दल बदल करते हैं, 2/3 से कम सांसद या विधायक दल बदल करते हैं, तो उनकी सदस्यता, दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ठीक है साथियों, आज का टाइम तो पूरा हो गया, पर चिंता मत कीजिएगा, कल इसी स्क्रीन के साथ वापस इस बात को प्रारंभ करूंगा, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। साथियों 1.5 घंटा हो गया, हमने लगभग 1 घंटे और 20 मिनट में 9वीं अनुसूची देखी है, क्योंकि मुझे आप लोगों के प्रश्नों के जवाब देने थे, और ये क्लास का उद्देश्य भी यही है, संवाद वाली क्लास है, इसमें आपके सारे कंफ्यूजन को दूर करना था। ठीक इसी प्रकार से साथियों 10वीं अनुसूची को भी हम पर्याप्त समय देने वाले हैं। कल जब आपसे मिलना होगा तो 10वीं अनुसूची में इसी स्क्रीन के साथ मिलेंगे। कहीं सारे आपके प्रश्न दिखाई दे रहे हैं मुझे, इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको कल आने वाली क्लास में दिए जाएंगे, और फिर 11वीं और 12वीं अनुसूची हम लोग पढ़ लेंगे, और कल ही हम लोग साथियों भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो टॉपिक है उसे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।